Hello everyone and welcome back to my YouTube channel The Literature Talks। आज हम बात करेंगे फ़कीर मोहन सेनापति के नॉवल सिक्स एकर्स एंड अ थर्ड के बारे में। ये नॉवल कॉलोनियल ओडिशा में सेट है और एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक एविल ज़मींदार एक गरीब वीवर कपल की फर्टाइल ज़मीन हासिल करने की कोशिश करता है, ब्रिटिश लॉज का फ़ायदा उठा के, और इस प्रोसेस में बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ये नॉवल सटायरिकल है, आयरॉनिक है और आज भी उतना रेलेवेंट है। शुरू करते हैं। फ़कीर मोहन सेनापति। ऑथर का बैकग्राउंड। फ़कीर मोहन सेनापति का जन्म 1843 में बालासोर, ओडिशा में हुआ और डेथ 1918 में। वो पहले मॉडर्न ओडिया नॉवेलिस्ट माने जाते हैं और ओडिया नेशनलिस्ट मूवमेंट के प्रीकर्सर भी। उनके नाम में फ़कीर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बचपन में वो बहुत बीमार रहते थे, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता था, तो उनकी नानी उन्हें फ़कीर के पास ले जाती थी। नानी ने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें फ़कीर को दे देंगे अगर वो ठीक हो गए। वो ठीक हो गए लेकिन नानी ने उन्हें दे नहीं दिया और नाम ब्रजा मोहन से बदल के फ़कीर मोहन रख दिया। सेनापति की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो उन्होंने खुद पढ़ना लिखना सीखा। वो एक रिस्पेक्टेड स्कॉलर बने और टीचर का काम करते रहे। जॉन बीम्स, बालासोर के कलेक्टर के साथ उनकी दोस्ती हुई और उन्होंने ओडिया, असमीज और बंगाली के बीच कंपैरेटिव रिसर्च में हेल्प की। उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी सर्व किए। सेनापति का ओडिया लैंग्वेज के बारे में बहुत गहरा लगाव था। वो ओडिया को बचाना चाहते थे, जो बंगाली और इंग्लिश के इम्पोज होने की वजह से स्ट्रगल कर रही थी। 1868 में उन्होंने उत्कल प्रेस स्टार्ट की और कई ओडिया मैगजीन्स पब्लिश की। वो उत्कल साहित्य समाज के 1917 में प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी इन एफर्ट्स की वजह से ओडिशा की आइडेंटिटी बच गई, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में मर्ज हो जाती और ओडिशा एज अ स्टेट 1936 में एग्जिस्ट में आया। सिक्स एकर्स एंड अ थर्ड इंडिया के पहले मॉडर्न रियलिस्ट नॉवेल्स में से एक माना जाता है। प्रेमचंद के गोदान की तरह यह भी रूरल लाइफ का एक सटायरिकल और आयरॉनिकल पोर्ट्रेट है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जमींदारी सिस्टम। नॉवेल समझने के लिए ब्रिटिश चेंजेस समझना ज़रूरी है। पहले जमींदारी सिस्टम एक सर्टेन तरह से काम करता था। जमींदार एक लार्ज एस्टेट मैनेज करता था। वो एक्चुअली लैंड ओनर नहीं था। वो एग्रीकल्चरल सरप्लस कलेक्ट करने का राइट रखता था, जो फार्मर्स उसकी लैंड पे प्रोड्यूस करते थे। फार्मर्स के कुछ राइट्स भी थे। जमींदार रेवेन्यू का कुछ हिस्सा अपने पास रखता था और बाकी पॉलिटिकल लीडर को देता था। वो सिर्फ मैनेजर नहीं था, कम्युनिटी का स्टुअर्ड भी था। डिस्प्यूट सॉल्व करता था, कम्युनिटी की स्टेबिलिटी मेंटेन करता था। जब ब्रिटिश आए, उन्होंने इस सिस्टम में चेंजेस किए, जो सिस्टम को ज़्यादा ऑपरेसिव बना देते हैं। अब ज़मींदारों को लीगली राइट था कि अगर फार्मर्स रेंट टाइम पे नहीं पे करते, तो उन्हें इविक्ट कर सकें। लेकिन ज़मींदार भी अपनी ज़मींदारी खो सकते थे ऑक्शन के थ्रू, अगर वो गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करते। लैंड जो पहले हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल थी, अब ब्रिटिश लॉज के अंडर एनी बायर खरीद सकता था। टैक्स की अमाउंट सेम रहती, चाहे प्रोड्यूस कम हो या ज़्यादा। पहले टैक्स नहीं दे पाना एक कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन था। अब ब्रिटिश जमींदार को पनिश करता और जमींदार पेजेंट्स को। यही कॉन्टेक्स्ट इस नॉवेल का बैकबोन है। प्लॉट समरी। नॉवेल की कहानी। नॉवेल की सेटिंग है अर्ली 19th सेंचुरी का गोविंदापुर, ओडिशा। पहला चैप्टर रामचंद्र मंगराज से शुरू होता है और नैरेटर तुरंत हमें दिखाता है कि यह इंसान कैसा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, सटायर के थ्रू। मंगराज दिखावे में बहुत पायस है। वो फास्ट्स करता है, ब्राह्मण्स को खाना खिलाता है, पूजा करता है, लेकिन सर्वेंट्स बताते हैं कि फास्टिंग के दिन रात को उनके रूम में खाना रख दिया जाता है और सुबह प्लेट्स खाली होती हैं। ये एक लाइन में कैरेक्टर सेट हो जाता है। मंगराज के पास बहुत ज़मीन है, जो उसने डिसऑनेस्ट मीन्स से हासिल की है। उसका ज़मींदारी फतेहपुर सरसंधा है, जो 2500 रुपये का असेसमेंट था। लोकल मार्केट पे भी उसका मोनोपोली है, जब तक उसके ऑर्चर्ड का प्रोड्यूस नहीं बिकता। किसी को अपना प्रोड्यूस बेचने नहीं देता। मंगराज के घर में कई डेस्टिट्यूट वुमेन काम करती हैं, जिन्हें उसने एक्सप्लॉइट किया था। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है चंपा। वो इक्वली कनिंग और स्कीमिंग है और मंगराज की हर एविल प्लानिंग में साथ देती है। शेख दीदार मियाँ एक इम्पोर्टेंट जमींदार था, जो मिदनापुर में था,
लेकिन ओडिशा में भी कुछ लैंड था। वो पार्टीज, कार्ड गेम्स, नॉच गर्ल परफॉर्मेंसेस पे पैसा उड़ाता रहता था। मंगराज ने उसी मोमेंट का फायदा उठाया जब मियाँ पैसे की तकलीफ में था और एक ड्रंकन स्टेट में मॉर्गेज साइन करवा लिया। जब मियाँ डिफॉल्ट किया, मंगराज ने कोर्ट में केस किया और उसकी जमींदारी ले ली। उसी गांव में रहते हैं भागिया और सरिया, एक सिंपल वीवर कपल। इनके पास है 6 एकर्स और 1/3 की फर्टाइल जमीन जो भाग्या के बाप ने उन्हें दी थी। और उनके पास है एक प्यारी काऊ, नेता, जो उनके लिए बेटी जैसी है क्योंकि वो चाइल्डलेस है। वो गॉड फियरिंग, सिंपल और इनोसेंट लोग हैं। मंगराज की नज़र इन दोनों के ज़मीन पे पड़ी थी काफ़ी अरसे से। उसने चंपा के साथ मिलके प्लान बनाया। चंपा सरिया से पौंड के घाट पे मिलती है। बहुत पेशेंस के साथ वो सरिया के दिमाग में यह आइडिया डालता है कि अगर सरिया बुद्धि मंगला की एक मंदिर बनाए तो उसे बच्चा हो सकता है। सरिया सिंपल और डेस्परेट है एक बच्चे के लिए। चंपा उसे बताती है कि गॉडेस की प्रोफेसी है, एक फेक प्रोफेसी। पैसे की जरूरत होगी मंदिर बनाने के लिए, इसलिए भाग्या को लोन लेना होगा। चंपा एश्योर करती है कि जमीन सेफ रहेगी। मंगराज हेल्प करने के लिए ही पैसे दे रहा है। सरिया जानती है कि मंगराज के पास मॉर्गेज करना जमीन खो देना है, लेकिन चंपा ने इतने कन्विंसिंग तरीके से झूठ बोला कि वो मान गई। और भाग्या, जो बहुत सिंपल था, वो भी मान गया। उस रात के बाद भाग्या 4 दिन नजर नहीं आया। नॉवेल में बिट्स और पीसेज में पता चलता है कि क्या हुआ। कोर्ट का डिक्री आया, मंगराज ने जमीन ले ली। भाग्या और सरिया का घर टूट गया। उनकी काऊ नेता चंपा ने ले ली और उनके पास कुछ नहीं बचा। मंगराज की वाइफ, जिसको शांतनी कह के बुलाते थे, मंगराज की एग्जैक्ट ऑपोजिट है। सेल्फलेस, काइंड और कंपैशनेट। जब सरिया रोज मंगराज के घर के बाहर बैठे रोती थी और मांगती थी मेरी 6 बीघा और मेरी नेता, शांतनी वो अकेली थी जो उसे खाना देने की कोशिश करती थी और खुद नहीं खाती जब सरिया रिफ्यूज करती। चंपा शांतनी को ओपनली डिसरिस्पेक्ट करता था, जो सोशल हायरार्की के अगेंस्ट था, लेकिन शांतनी कभी फाइट नहीं करती। एक दिन चंपा ने कुछ ऐसा बताया शांतनी को, शायद बाघा सिंह के घर जलाने की बात, और शांतनी अंदर से टूट गई। वो बीमार पड़ गई और डिप्रेशन और हार्ट ब्रेक से मर गई। मंगराज और बाघा सिंह ब्रदर्स के बीच एक बिटर डिस्प्यूट था। मंगराज फिजिकली उनसे डरता था, लेकिन लीगली उनसे लड़ना चाहता था। चंपा डिस्गाइज में बाघा सिंह के गांव गई, खुद को एक नई बहू की आंट बताया, वहां रात भी रुकी और रात को घर में आग लगा के चल दी। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में पता लगाया कि वो चंपा थी। सरिया दिन ब दिन मंगराज के घर के बाहर बैठे रोती रही। वो स्लोली स्टारवेशन और मेंटल अगोनी में मार गई। पुलिस आई, दरोगा शेख इनायत हुसैन इन्वेस्टिगेशन करने आया। मंगराज अरेस्टेड हुआ और ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में बहुत सारे विटनेसेस की टेस्टिमोनीज आती हैं। गोबारा जेना, करप्ट चौकीदार जिसने मंगराज के साथ मिलके कई स्कीम्स की थी, उसने कोर्ट में मंगराज के खिलाफ बोला क्योंकि अब उसने पावर खो दी थी। सना राणा ने कन्फेस किया कि उसने भाग्या और सरिया को फेक प्रोफेसी सुनाई थी, मंगराज के इंस्ट्रक्शन पे। मरुआ, एक ब्राह्मण सर्वेंट ने सरिया की कंडीशन का डिटेल्ड अकाउंट दिया। बैधर मोहंती ने जमीन के मॉर्गेज की डिटेल्स बताई और कैसे कोर्ट में ब्राइबरी हुई। लेकिन कोर्ट ने पाया कि सरिया स्टारवेशन और मेंटल अगोनी से मरी थी, मर्डर से नहीं। गोबारा जेना ने 4 विटनेसेस को मैनिपुलेट किया था, जो झूठ बोल रहे थे। दरोगा का भी मंगराज से पर्सनल ग्रज था, तो मंगराज मर्डर में नॉट गिल्टी था। उसका सिर्फ एक जुर्म प्रूव हुआ, काऊ नेता लेना, जो मॉर्गेज पेपर्स में कहीं मेंशन नहीं थी। इसीलिए उसे 6 मंथ्स की जेल और 500 रुपए का फाइन हुआ। जब मंगराज जेल गया, चंपा ने उसकी ट्रेजरी की कीज ले ली। सब कुछ लूट के बार्बर गोविंदा के साथ भाग गई। वो दोनों एक रिवर के किनारे एक शॉप पे रुके। चंपा कटक जाना चाहती थी, गोविंदा अपने गांव। जब वो झगड़ा हुआ, चंपा ने पैसों का हिस्सा रोकने की धमकी दी। गोविंदा ने गुस्से में अपने रेजर से चंपा को मार दिया। वो रात को भागता हुआ रिवर क्रॉस करने की कोशिश में डूब गया और क्रोकोडाइल ने खा लिया। चंपा रोती रही और मार गई। इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं हुआ। जमादार ने स्नेक बाइट डिक्लेयर कर दिया। जेल में मंगराज बिल्कुल अकेला था। लॉयर राम राम लाला ने उसकी जमींदारी को मॉर्गेज करके फीस ली। वही सिस्टम यूज हो गया।
जिससे मंगराज ने दहाड़ों की जमीन ली थी। जेल में गोबारा जेना से एक अगली फाइट में गोबारा मार गया और मंगराज गायब हो गया। उसके किसी बेटे ने उसे लेने से मना कर दिया। सांतनी का एक फेथफुल सर्वेंट मुकुंदा बच बेच के कटक गया और मंगराज को लाया। घर पे मंगराज डेथ बेड पे था। वो सिर्फ 6 बीघा और तीसरी बोलता रहता था। सरिया की डेड बॉडी उसे हॉन्ट करती थी। वो आंखें खोल के आसमान की तरफ देखता रहता और मर गया। थीम्स: लैंड ओनरशिप और उसका मिसयूज ये नॉवेल का कोर थीम है। ब्रिटिश लॉज ने जमींदारी सिस्टम को और ऑप्रेसिव बना दिया। मॉर्गेज करवाओ, पेमेंट नहीं आई, कोर्ट से डिक्री लो, जमीन ले लो। ये लीगली अलाउड था। मंगराज ने यह सिस्टम परफेक्ट कर लिया था। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह है कि नॉवेल में किसी का भी लैंड ओनरशिप फेयर नहीं था। मियाँ के बाप ने करप्ट पुलिस ऑफिसर के पास से जमीन हासिल की थी। भाग्या के बाप ने एक मिडलमैन की तरह काम करके पैसा बनाया था। बाघा सिंह को हेरिडिटरी लैंड मिली थी सर्विसेज के लिए। सत्य पी मोहंती का ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर द मैसिव upheavals created by the new colonial land tenure laws, a new class of predatory social being emerges, and Mangraj is simply one among many like him. वो लोग जो जमीन पे काम करते थे, फार्मर्स और पेजेंट्स, वही सबसे ज्यादा सफर किए। कर्मा दूसरा मेजर थीम है। कर्मा नैरेटर एक्सप्लिसिटली कहता है, नो वन कैन एस्केप हिज कर्मा। यू विल सफर और प्रॉस्पर अकॉर्डिंगली। You may think yourself very clever, but you will test the fruits of the tree you have planted. नॉवेल में हर एविल कैरेक्टर को उनके कर्मा का फल मिलता है। मंगराज गिल्ट और अगोनी में मरता है। चंपा का मर्डर हो जाता है। गोविंदा ड्राउंड हो जाता है। गोबारा जेना जेल में मारा जाता है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इनोसेंट कैरेक्टर्स भी सफर करते हैं रिगार्डलेस। सरिया स्टारवेशन से मरती है। भाग्या पागल हो जाता है। शांतनी हार्ट ब्रेक से जाती है। कोर्ट उन्हें जस्टिस नहीं देता, कर्मा देता है, लेकिन वो भी बहुत लेट आता है। कैरेक्टर्स: द नैरेटर सत्य पी मोहंती ने उसे टाउटर कहा है, एक अनरिलायबल लॉयर रंग कैरेक्टर। लेकिन यही कैरेक्टर मंगराज के स्कीम से बाहर है और डायरेक्ट कमेंट्री नहीं करता, सटायर और आयरनी से सब एक्सपोज करता है। वो ऑमनिशेंट लगता है, लेकिन टाइम टाइम पे कहता है कि वो हेल्पलेस ऑब्जर्वर है। उसके डिग्रेशंस वैल्यूएबल मेडिएशंस हैं करंट अफेयर्स पे। मंगराज एविल प्रोटैगनिस्ट, पायस दिखावा, रियलिटी में ग्रीडी और मैनिपुलेटिव। फास्टिंग के दिन खाना खाता है सीक्रेट में। फार्म हैंड्स को राइस ग्रुएल पिलाता था पहले, ताकि ज्यादा राइस न खा सके। मार्केट मोनोपोलाइज किया। नो अटैचमेंट टू फैमिली, सिर्फ चंपा से बात करता था। सांतनी की डेथ पे रोया। वो एक मोमेंट है जब कुछ सॉफ्ट दिखता है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं होता। जेल में खुद उसी ट्रैप में फंस गया, जो उसने दूसरों के लिए बनाई थी। गिल्ट में मरा। चंपा मंगराज की सोलमेट इन एविल, मैनिपुलेशन की एक्सपर्ट थी। सरिया को टेम्पल वाली आइडिया दी। बाघा सिंह का घर जलाया डिस्गाइज में, टेस्टिमोनीज में झूठ बोली, और जब मौका मिला मंगराज की सारी ट्रेजरी लूट के भाग गई। उसकी लॉयल्टी सिर्फ पैसे से थी। ब्रूटल डेथ से गुजरी। सांतनी मंगराज की वाइफ, रियल नाम कभी मेंशन नहीं। वो सब कुछ है जो मंगराज नहीं है। सेल्फलेस, काइंड, कंपैशनेट, साइलेंटली अच्छे काम करती रही। सरिया को खाना देने की कोशिश करती थी। चंपा की बुराई सुन के डिप्रेशन में गई और मर गई। उसकी डेथ पे पूरे विलेज ने ग्रीव किया। मंगराज भी रोया। सरिया सिंपल, गॉड फियरिंग वीवर वुमन, चाइल्डलेस होने का दर्द था। नेता काऊ उसकी बेटी जैसी थी। चंपा की मैनिपुलेशन का शिकार बनी। जमीन खोने के बाद रोज मंगराज के घर के बाहर रोती रही। स्टारवेशन और मेंटल अगोनी से मरी। कोर्ट ने मर्डर नहीं माना, क्योंकि टेक्निकली जमीन लीगली मंगराज की हो चुकी थी। भाग्या सरिया का हस्बैंड, सिंपल और इजीली मिसलेड। जमीन और घर खो दिया। वो नियरली पागल हो गया। एक मौका आया जब वो जेल में मंगराज से मिलने आया। मंगराज को मार देना चाहता था। पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो गई। गुबारा जेना करप्ट चौकीदार, मंगराज का एली, पावर मिलने पे मिसयूज किया, ब्राइब्स लेता था। जब मंगराज की पावर गई, गुबारा ने कोर्ट में उसके खिलाफ बोला अपने फायदे के लिए। कोर्ट ने उसे फॉल्स विटनेस मैनिपुलेशन में जेल में डाल दिया।
मंगराज के साथ सेम जेल सेल में आकर मार गया। टाइटल 6 एकर्स एंड अ थर्ड वो जमीन है जिसके लिए इतना सब हुआ। एंड में नॉवेल कहता है कि वो जमीन 5 फैमिलीज की डिस्ट्रक्शन की कॉज बनी। भागा सिंह, सरिया की डेथ और मंगराज का भी डिस्ट्रक्शन।